7 दिसंबर को रामलीला मैदान में विशाल रैली के बाद 8 दिसंबर से पेंशनर जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। एक ओर रक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं तो दूसरी ओर लोकसभा में EPS 95 पेंशन का मुद्दा गूंज रहा है। पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में देखिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली हुई, जिसमें देश के कोने कोने से हजारों पेंशनर शामिल हुए और न्यूनतम पेंशन न बढ़ाए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अंतिम लड़ाई की चेतावनी दी। इस रैली को देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों ने कवर कर प्रसारित किया। ABP न्यूज़ ने इस पर पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम बनाया तो न्यूज़ 24 ने माहौल क्या है प्रोग्राम पेश किया। दिल्ली के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इस रैली को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिससे पूरे देश में EPS 95 पेंशन का मुद्दा गरमाया। 8 दिसंबर से पेंशनर दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन पर बैठ गए, जिसमें पहले दिन देश भर की 71 महिलाओं ने सरिता नारखेड़े, शोभा आरस, रजनी जाधव, मीना सिंह के नेतृत्व में अनशन में भाग लिया और अगले दिन से स्टेट वाइज पेंशनर अनशन पर बैठने लगे। 9 तारीख को दक्षिण भारत के पेंशनर श्री रमाकांत नरगुण जी, P बालाजी व श्री लक्ष्मी करवड़ी मैडम के नेतृत्व में अनशन पर बैठे। 10 व 11 तारीख को पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल, आसाम, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के पेंशनरों ने श्री तपन दत्ता, अमीर कुमार दास और एजाजुर रहमान के नेतृत्व में अनशन किया। 9 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेंशनरों को अपने आवास पर बुलाया। एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कमांडर अशोक राउत, वीरेंद्र सिंह राजावत, राजीव भटनागर और उमाकांत सिंह शामिल थे, रक्षा मंत्री से मिलने गए। रक्षा मंत्री ने बताया कि EPS 95 पेंशन का मुद्दा उन्होंने टीवी पर एक प्रोग्राम में देखा है और जानकारी है और वो श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से बात करेंगे। उनका कहना था कि आयु का ख्याल रखते हुए पेंशनरों को कोई अनशन करना उचित नहीं है, परंतु पेंशनर अब की किसी के कोरे वादों के झांसे में आने वाले नहीं। उनको समझ में आ रहा है कि यह सब आंदोलन को कमज़ोर करने की राजनीति की जा रही है, इसलिए इसे अंतिम लड़ाई मानकर लड़ा जा रहा है, क्योंकि बार बार इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। रैली, अनशन, टीवी चैनलों और अखबारों में EPS 95 पेंशन का मुद्दा छानने का असर अब दिखने लगा है। महाराष्ट्र से NCP की सांसद सुप्रिया सुले ने आज लोकसभा में यह मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। सुप्रिया सुले पहले भी सदन में इस मुद्दे को लेकर बहस कर चुकी हैं और NSC की पुणे में पेंशनरों की सभा में बतौर मुख्य अतिथि आकर अपना समर्थन व्यक्त कर चुकी हैं। सुप्रिया सुले जी ने को पेंशनरों ने उनके इस पुनीत कार्य के लिए विभिन्न माध्यमों से आभार व्यक्त किया है। आप भी उनका लोकसभा में आज दिया गया भाषण सुनिए। शून्यकाल श्रीमती सुप्रिया सुले। सर, मैं आज यहाँ शून्यकाल में एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो सीनियर सिटीजन्स के बारे में है। सर, इस देश में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो ग्रुप है उनका एक एनुअल रिपोर्ट आता है जिसमें ऐसे सबको पता चला है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है 1995 की। इसमें बहुत सारे ऐसे ज्येष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने जब वो नौकरी में थे तब प्रोविडेंट फंड का पैसा, जिनकी मेहनत का पैसा है, वो प्रोविडेंट फंड से एक विश्वास के नाते से उन्होंने प्रोविडेंट फंड बनाया था। लेकिन आज ये EPS 95 के जो बेनिफिशियरीज है उसमें 1.8 मिलियन पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 1000 रुपये से कम हर महीने मिलता है और सबसे ज्यादा जो है वो 4 या 5 हजार से ज्यादा एक भी पेंशनर को पैसा नहीं मिलता। और एवरेज अगर इस पूरे वर्क सेक्टर का जो फोर्स है उसमें का अगर एवरेज निकले तो 1500 रुपया ही EPS 95 को मिलता है। सर, आप सोचिए आज इतनी महंगाई है और अगर कोई दादा दादी या नाना नानी उनके छोटे से पोते या पोती को एक गिफ्ट भी देना चाहे उनके जन्मदिन पे तो 1500 रुपया अगर उनको पूरे महीने की उनकी हक की कमाई है
पूरा लाइफ उन्होंने बच्चों को बड़ा करने में किया, सारा पैसे बच्चों की सिखाई, घर लेने में डाल दिया। उसके बाद जब रिटायर होके अपनी मेहनत का जो हक मांग रहे वो भी 1500 रुपया। सर आप सोचिए 1500 रुपया में एक रिटायर्ड आदमी कैसे जी सकता है। तो ये EP 95 की जो स्कीम है, बहुत बार वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हेमा जी आज यहाँ नहीं है, लेकिन हेमा जी खुद इन सबको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने गई थी और प्रधानमंत्री जी ने उनको गारंटी दी थी कि वो कुछ करेंगे। लेकिन सर आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि EPS 95 लोगों की छोटी सी मांगे, उनको हक का पैसा है जो सरकार के पास पड़ा हुआ है, उनकी 3 ही मांगे है कि ये पूरा कैलकुलेशन ढंग से करे। पॉइंट नंबर 1, जो स्पाउस होती है, बीवी होती है अगर और या हस्बैंड भी होते हैं, अगर दोनों में से एक पहले चले जाए तो उनका हक का पैसा उनको ठीक से मिलना चाहिए। और जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स है सर, लिविंग है, जो उनका हक का EPS 95 का पैसा है वो उनको ही मिलना चाहिए। सरकार उसको ना रखे, वो उनका पैसा है जो सरकार ने गलत तरीके से रखा है। मैं हाथ जोड़ के इस सरकार को विनती करती हूँ कि आप गारंटी की सरकार बोलते हैं तो प्लीज हमारे इस सीनियर सिटीजन्स को जो गारंटी एक स्कीम नहीं दी थी उसको पूरा करें और जल्द से जल्द ये सीनियर सिटीजन्स को उनका हक का जो पेंशन का फंड है वो मिले। NIC ने तय किया है कि 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पेंशनरों का क्रमिक अनशन होने के बाद भी यदि सरकार की ओर से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं तो 13 दिसंबर से NIC के राष्ट्रीय नेता कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में पेंशनर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और मांगे पूरी होने तक डटे रहेंगे। आप भी अनशनकारियों की हौसला अफजाई के लिए नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना न भूलें।